और यमुना और गंगा का उदाहरण इसलिए मैं देना चाहता हूँ, संदर्भ इसलिए कि हमारे आज एक जो हमारी जो मुख्य अतिथि हैं वो भी भगीरथ प्रयास कर रहे हैं जल को बचाने का। आदरणीय आनंद मलिगावड़ जी, आप बेंगलुरु से हैं और आप को कहा जाता है लेकमैन, यानी जो झीलों के पुरुष हैं, ऐसे पुरुष जो झीलों को बचा रहे हैं, तालाबों को बचा रहे हैं। और कहा जाता है कि जो बेंगलुरु में उसके आसपास उतनी नदियां तो नहीं है, लेकिन वहाँ का जो जीवनचर्या चली है और जो जीवन आगे बढ़ा है वो तालाबों से, झीलों से, लेक से आगे बढ़ा है। लेकिन धीरे धीरे ये जो नदियां, ये जो तालाब हैं सूख रहे थे। तो एक ऐसे युवक श्री आनंद जी जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया, ये पुरुषार्थ का कि हम इस जल को बचाएं, और वो बहुत सारे तालाबों को वहां के बचा रहे हैं। अभी कुछ दिन, एक दिन पहले, 2 दिन पहले उनसे फोन पे बात हुई थी, कल संपर्क नहीं हो पाया, और आज अभी थोड़ी देर पहले बात हुई। आदरणीय दीदी जी ने लिंक बनाया तो उन तक पहुंचा। तो उन्हें आदरणीय आनंद जी को सादर आमंत्रित करते हैं योगाहार जी के इस मंच से कि वो आए और किस तरह से ये भागीरथ प्रयास, सर आप भागीरथ हैं इस युग के, ये भागीरथ प्रयास आपका है, और कई प्रदेशों के सेक्रेटरी आपको सीखने के लिए, आपको देखने के लिए कई दुनिया भर के लोग आपको देख रहे हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो आपका हार्दिक स्वागत है, और आप बताइए कि किस तरह से आप इस जल जीवन को बचा रहे हैं। आदरणीय आनंद जी, स्वागत। सबको प्रणाम। आज का दिन, योगा का दिन बहुत अच्छे थे। मुकेश जी का थैंक यू, बहुत अच्छी काम है। आपको अगर एक योगा बोलते तो बॉडी ब्रीथ माइंड ट्रांसेंडिंग बोलते हैं। सो ये अच्छी ब्रीथ आना चाहिए। तो एक पौधे से आता है, एक पानी से आता है, दो ये। सो जल से भी बहुत ऑक्सीजन आता है, कार्बन भी सिंक होता है। और आदमी को 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तो हवा, एक तो पानी, एक तो खाना। सब इसका ऊपर ही डिपेंड करता है। अब देखिए तो बेंगलुरु में हजारों झील था। हजारों जब झील था तब पानी का कोई कमी नहीं था। हर घर में छोटे छोटे कुएं में आपको 10-20 फीट में, 30 फीट में अच्छी अच्छी पानी मिलता था। आज बेंगलुरु पहुंच गया 700 से 1000 फुट। क्यों बोल दे तो जो जल स्रोत बोलते हैं हम लोग, जो वाटर बॉडीज होते हैं, छोटा कुंटास और लेक्स, रिवर्स, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारा पानी, पीने वाला पानी में। आपका जो भी बारिश का पानी गिरता है वो जो लेक और तालाब झील में आता है, उसका बाद वो शुद्ध होके नीचे अंडरग्राउंड में एक्वीफर्स में पहुंचता है। वहां से हम लोग बोरवेल ऑन करके कुएं से उठा के पीते हैं। सो धीरे धीरे बेंगलुरु में क्या हुआ, इसी होके होके सारे झीलों को बंद कर दिया, नाश कर दिया। इसका चक्कर में पानी बहुत नीचे चला गया था। हमने एक 2015 में एक अखबार में पढ़ा, साउथ अफ्रीका केपटाउन का बाद बेंगलुरु विल बिकम अ जीरो वाटर सिटी, ऐसा पढ़ा है। उसके बाद हमने चुप नहीं बैठा, उसके बारे में रिसर्च करने शुरू किया, वो क्यों जीरो वाटर हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसे मैं भी एक छोटा सा गांव का लड़का हूँ। वो नॉर्थ कर्नाटका में नियर हम्पी मेरा गांव है। 450 घर है मेरे गांव में। उसका मेरा जो गवर्नमेंट स्कूल पढ़ता था वो लेक बेड में था, इसलिए स्कूल से ज़्यादा मैंने लेक में टाइम स्पेंड करता था। ऐसा कर करके थोड़ा झील का बारे में ज़्यादा जानकारी है बचपन से। फिर हम रिसर्च करते करते पता चला कि वापस लेक बचाना। लेक बचाना मतलब जस्ट एक साफ करके गंदगी हटा के नहीं हो पाएगा, उसमें बहुत साइंटिफिक एंड टेक्निकल वे में काम करना पड़ेगा। इसलिए हमने बहुत सारे चीज सीखा, जो गांव वाला से, विलेजर से बहुत टाइम स्पेंड किया मैंने। उनका बहुत सारे झील्स को हमने विजिट किया करके बाद में एक कंक्लूजन में आया, हम ही एक खुद झील बना ले। हम 17 साल एक अच्छी खासा नौकरी में था, वो एरोस्पेस एंड ऑटोमोटिव में, मैं ग्रुप हेड था।
सो हमने सोचा CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिव फंडिंग होते है उसका हिसाब से 36 एकड़ लेक को मैंने 45 डेज में लेस देन 1 करोड़ रुपए में कंप्लीट एक लेक को डेड हो गया था, उसमें ना पानी था ना कुछ था, उसको सारे डीसिल्टिंग बोलते हैं, जो मिट्टी निकल के चारों तरफ से उसको बांध बना के और कम से कम 3 गुना कैपेसिटी वाटर कैपेसिटी बढ़ा के और किलोमीटर्स टुगेदर मैंने नाला खोदा और पानी लाया। सो ये हुआ अप्रैल 15 2017 में शुरू हुआ। बाय जून 5 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने विद द हेल्प ऑफ NGOs सेट्रिस एनवायरमेंटल ट्रस्ट, सो हमने कम से कम 5500 सैपलिंग विद 1500 वॉलंटियर्स को मिला के लगाया और अगस्त 15 को तक हमने उधर 12 एकड़ का जो घेराव करके रखा था, एनक्रोचमेंट था, उनको मैंने क्लियर किया विदाउट पुलिस, विदाउट गवर्नमेंट और एनीथिंग। सो इसको गांव का सहयोग भी था, गांव वाला का साथ मेरा नेगोशिएशन किया, बात किया, उनको छोड़वा के देन बाद में 2017 सितंबर तक एकदम 5 साल का बाद लगातार बारिश गिरा। उस बारिश में लेक पूरा 90% फिल हो गया, मतलब इसको और 240 करोड़ लीटर्स पानी स्टोर हो गया। उसके बाद सारे बोरवेल रिचार्ज धीरे धीरे होना शुरू हुआ, धीरे धीरे अच्छी विलेज में जो खेती होना शुरू हुआ, पीने का पानी मिलने शुरू हुआ। ऐसा करते करते धीरे धीरे मतलब रिजल्ट निकलने शुरू हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, ये सारे लोग उसको पब्लिसाइज करने शुरू किया। ऐसा ही एक मैकेनिकल इंजीनियर ने 45 डेज में एक झील बना दिया, ऐसे ऐसे। सो फैलते फैलते आ गया है, कॉर्पोरेट्स आने शुरू किया ज़्यादा। नौकरी करते करते मैंने 2019 तक हमने 3 झील और बनाए। उसके बाद मेरा मन में आया ये पूरा जीवन झील के लिए समर्पित करेंगे और झील के लिए हम लोग काम करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे। सो बाद में नौकरी छोड़कर आज तक हमने 23 लेक्स रिजुनेट किया, विच इज अराउंड 292 एकर्स ऑफ लैंड और 1,500 करोड़ पानी होल्डिंग कैपेसिटी किया और 30 से 37 विलेजेस को पीने का पानी मिल गया, एग्रीकल्चर को पानी मिल गया और उसमें और कम से कम 2 से 2.5 लाख आदमी को इसका सुविधा मिल रहा है। और आगे हमने एक साउथ बेंगलुरु में शुरू किया था, अभी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ बेंगलुरु में शुरू किया काम। और नॉट ओनली हमने झील बना रहे, हमने और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, बहुत सारे आदमी को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो लोग भी झील बना सके। हाउ टू आइडेंटिफाई द लेक, हाउ टू गेट द लाइजनिंग डन, हाउ टू गेट अ फंडिंग सपोर्ट, हाउ टू ये कैसे हम लोग झील को डीसिल्टिंग करता है, कितना डेप्थ तक डीसिल्टिंग करना है और उससे डीसिल्टेड मड में क्या आता है, उसको कौन सा मड मिट्टी को कहाँ पे यूज करना है, कैसा बांध बनाना है और उसमें जो पर्कुलेशन एंड एवापोरेशन जो पानी का होता है उसको कैसा बैलेंस करना है, इंटरलिंकिंग ऑफ द लेक कैसा करनी है और उसमें कौन सा पौधे लगाए, कैसा फॉरेस्ट बनाए, कैसा वेटलैंड बनाए। उसका बावजूद कैसे हम लोग ये जो सुवेज वाटर आता है, जो काला वाला पानी आता है वो आके हमारा लेक में घुसता है, वो पूरा अच्छा पानी को भी खराब करता है, उसको नेचुरली कैसा ट्रीट करते हैं। हमारा प्रकृति में बहुत शक्ति होते हैं, मिट्टी में बहुत शक्ति होते हैं। आप देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं मिट्टी में और जो भी गंदगी आते हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए बहुत एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व होते हैं और सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट्स आते हैं उससे बैक्टीरिया किल कर सकते हैं। मतलब 1000 तरीका नेचुरल विदाउट सीमेंट, स्टील, स्ट्रक्चर, कंक्रीट, ये सारे बिना लेक को नेचुरली कैसा रिजुनेट कर सकते हैं वो। और नेचुरली एक्वाटिक लाइफ जो होता है, मेरा लेक में अब 1/2 इंच से अब 5 फुट तक फिशेस हैं और बहुत सारे बर्ड्स आ गया। हमने 23 वैरायटी फ्रूट्स लगाए, मेडिसिनल प्लांट्स लगाए, फ्लावर बेरिंग ट्रीज लगाए ताकि देयर विल बी वाटर, देयर विल बी फॉरेस्ट
वाइल्ड लाइफ बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। ऐसे करते करते बेंगलुरु में 2019 में मैंने नौकरी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ के अभी फुल टाइम मैंने ये कर रहा है, क्या है, जेलों का रिजुनेट कर रहा है। और कम पैसा, कम टाइम और नेचुरल वे में, सस्टेनेबल वे में हमने झील बना रहे। और बहुत सारे जो देश में 21 सिटीज बाई 2030 जो जीरो वाटर जाने वाला है, उनको सारे सिटी में हमने ये झील बचाने का जिम्मेदारी लिया हूँ। और पहले हमने अकेला करता था, बाद में हमने कॉर्पोरेट सीएसआर फंडिंग सपोर्ट किया, बाद में हमने क्राउड फंडिंग किया, अभी हम सरकार का साथ काम कर रहे हैं। आज हम लास्ट 2 महीने से अयोध्या में हैं, राम नगरी में। अयोध्या में हमने अभी जो 108 कुंड है रामायण कालीन का, उसको रिजुनेट कर रहे हैं। और तिलोत की गंगा बोल के एक नदी था, वो खाली बुक में था, आदमी लोग सब उसको घेरा करके सब पूरा नदी खत्म हो गया था। हमारा टीम बना है इधर अयोध्या में, 4 से 5 आदमी लोग हैं, और हमारा जो एक्सपर्ट फॉरेस्ट का टीम बना है। सो ये सब मिल के हम लोग वो नदियों को खोद के, वो भी उसमें पानी आ गया और मछली है। और उसका बाद जो एक समुद्र बर्ड सेंचुरी बोल के एक बड़ा 165 एकड़ झील, जिसमें पूरा जलकुंभी भर के पूरा सत्यानाश हो गया था, उसको हमने वापस जलकुंभी सारे हटा के और उसमें जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स था हटा के उसको एक राम नागरिक को कोई भी आएगा तो वो झील देख के जाना चाहिए। और इस चक्कर में हम वहाँ पे बहुत सारा बर्ड वगैरह सारे बहुत वैरायटी बर्ड्स हैं, उसके लिए बर्ड सेंचुरी बना रहे हैं। मतलब समझो एक वॉकिंग ट्रैक रहेगा, उसके बाद 1 मीटर पानी रहेगा, उसके बाद 2 मीटर पानी रहेगा, तो 3 मीटर। तो अलग अलग गहराई में हमने पानी स्टोर करें ताकि वहां पे पक्षी आ जाए और निसर्ग का, है ना, सेवा हो जाए। और बाकी जो मेघालय गवर्नमेंट को अभी रिसेंटली मैंने को जो हाई कोर्ट का उसका झील का एक कमिटी बनाया, एक्सपर्ट कमिटी, उसमें मेरे को कमिटी मेंबर बना के लिया। और ओडिशा गवर्नमेंट में साथ बात चल रहा है। जुलाई 2nd वीक में वो लोग हमारा झील को विजिट कर रहे हैं बेंगलोर में। उसका बाद उसको जो 1400 जो झील बनाता है, वो 1400 झील को यही नेचुरल तरीका से बनाने के लिए हमने उनको एडवाइस कर रहे हैं। वो लोग भी बोला कि सारे झील यही नेचुरल तरीका से होगा। सरकार बहुत करोड़ों रुपए खर्चा करता है, लाखों रुपए खर्चा करता है, और वो सस्टेनेबल नहीं बनाते हैं, और पत्थर से बनता है, कंक्रीट से बनता है, ये वो चीज करके जो नेचुरल हैबिटेट को खत्म कर देते हैं। इससे अच्छा हमारा ड्रीम ये है, जो धरती माँ जब फायदा हुआ उस टाइम से ये झील है, उस टाइम से ही ये सारा सिस्टम चल रहा था। अभी धीरे धीरे लास्ट 40-50 साल में हम लोग झीलों को नाश किया। ये झीलों को प्रकृति का हिसाब से ही वापस लाने, वो हमें सरकार को बोल रहे। आज ये सिटी जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उसमें 9 आदमी अमृत सरोवर प्रोजेक्ट जो बना रहे मोदी जी ने, उसको एडवाइजरी कमेटी बनाए। उस कमेटी में 9 आदमी, हम भी एक है। धीरे धीरे हम सोच रहे कि जैसा पॉलिसी मेकिंग में ये नेचुरल झील बनाना, नेचुरल फॉरेस्ट बनाना, वाइल्ड लाइफ बनाना और नेचुरल अंतर्जल इंप्रूवमेंट करना, इकोनॉमी जो होता है वो पानी से होता है। अब सिविलाइजेशन देखेगा तो पुराना जमाना से 1 सेंचुरी से पहले ये सब वाटर बॉडी और नदियाँ कहाँ ये था, इसका बाजू में ही वो है। हमारा भी है जो नेचर के ऊपर दबाव लगाने से उसको प्रोटेक्ट करके हम लोग उसको साथ प्यार करके मिलजुल के कोई एग्जिस्टेंस में अगर हम लोग आगे बढ़ जाए, हमारा प्रकृति भी अच्छा रहेगा और आगे वाला पीढ़ियों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये चक्कर में हमने काम कर रहे हैं, भी सरकार का साथ काम रहे, और दूसरा कंट्री 140 कंट्रीज जो वाटर एक्सपर्ट्स वो ये वो उनको भी हमने धीरे धीरे सपोर्ट कर रहा है कि ताकि वो लोग भी कुछ काम करें। हमने लेक्स का बारे में बहुत वर्कशॉप्स किया, वेबिनार किया, ऐसा जूम कॉल में आता है। आप लोग भी बहुत आदमी जुड़ा है जो योगा मेडिटेशन करने वाला, तो नेचर के साथ मिलजुल के जाने वाला है। आपका बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमें बुलाया, बहुत खुशी है। मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है, आप थोड़ा कुछ इधर उधर मिस्टेक हुआ तो आप माफ़ी करिए। थैंक यू सो मच।
आपका क्वेश्चंस वगैरह है तो पूछ लीजिए। जी, बहुत ही सुंदर सर, बहुत ये इस पे प्रश्न से ज्यादा सीखने की बात रहेगी और ये जिज्ञासा भी सभी के पास होगी कि किस तरह से इतना बड़ा कार्य और किस तरह से ये प्रेरणा आपको मिली है। बहुत ही अच्छा आपने ये बताया है। मैं आदरणीय मुरली लाल जी भाई साहब के पास जाऊं, उनसे पहले आदरणीय श्री पवन कुमार सर, जो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार के सीजीएम हैं, और उन्होंने ही आपके बारे में मुझे भी बताया था, तो उनको सादर आमंत्रित करते हैं कि वो वार्ता रखेंगे। नमस्कार। आज के हमारे मुख्य अतिथि आनंद जी, आपका बहुत अभिनंदन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने एक बहुत अच्छा काम किया है और हमें बहुत प्रेरणा दी है। आज आपके बारे में मुझे पता लगा था तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपसे बातचीत करके इस चीज के बारे में हम बातचीत करना शुरू करें, क्योंकि अभी बरसात का समय आ रहा है और अभी ही टाइम है कि हम अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के बारे में भी सबको जानकारी हो। और जो आपने अर्बन एरियाज में काम किया है उसका उसी तरह से हमारे तो पूरे भारतवर्ष में हर एक गांव में तालाब हुआ करते थे, और लेकिन कई जगह पर ये तालाब एनक्रोच हो गए और जो आपके पानी स्टोर करने की क्षमता थी वो भी खत्म हो गई, और जहाँ थे वहां एनक्रोचमेंट हो गया, जहाँ हैं वहां पर भी सिल्टिंग हो गई या प्लास्टिक कचरा उसमें चले गया है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमारा जो वाटर बॉडी है, जो रिचार्ज है, जो ग्राउंड वाटर है, वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। और मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक टास्क है जिसको कि हमें एक पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक गांव में भी, शहर के अलावा हर एक गांव में भी चलाने की जरूरत है। मैं खुद एक लेक डिस्ट्रिक्ट है हमारे देश में, तो वहां से मैं आता हूँ, नैनीताल। और तो वहां पर बहुत सारे लेक्स हैं और मैंने भी इस लेक्स को सिल्टिंग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से वो सब करके देखा। और वहाँ नैनीताल में कम से कम अब डिसिल्टिंग हो गया। उस समय जब शुरुआत हुई आज से 20 साल पहले 2000 ट्रक सिल्ट निकली और उसको फेंका गया बड़े अनकंट्रोल तरीके से, मतलब प्रॉपर डिसिल्ट करने का भी नहीं हुआ, दूसरी जगह फेंक दिया जहां पर और प्रॉब्लम हुई। एनीवे वो लर्निंग रही गवर्नमेंट के लिए भी। और लेकिन अब वहां पर डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए वहां पर ऑक्सीजनेशन किया जाता है और पानी की क्वालिटी काफी अच्छी हो गई है, मछलियां वापस आ गई हैं, और जो भी पर्यटक आते हैं उसको भी, उनके लिए भी एक अच्छा हो गया है। तो पहले के मुकाबले स्थिति सुधरी है, लेकिन इस तरह के जो प्रयास हैं जो छोटे छोटे स्तर पर होने चाहिए, उसको करने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं साथ हमें सीखने की जरूरत है। और एक गांव के स्तर पर हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी जरा और डिटेल करने की जरूरत है। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको समझने की जरूरत है कि कैसे हमारे गांव के जो लोग हैं वो कैसे अपने इस वाटर बॉडीज को बचा सकते हैं, उनकी नेचुरल तरीके से उनमें पानी की स्टोरेज की क्षमता को इंक्रीज कर सकते हैं, और उसके लिए उनको क्या क्या करने की जरूरत है। इस मंच के माध्यम से हमें हम जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग अकेले अगर देखेंगे तो फिर बहुत परेशानी है। उसको होलिस्टिकली देखना है। उसमें पानी एक बहुत इम्पोर्टेंट तत्व है, और ये तत्व बहुत तेजी से श्रिंक भी हो रहा है और उतनी ही तेजी से पल्यूट भी हो रहा है। हम डिटर्जेंट को यूज कर रहे हैं, हम एसिड बैटरीज का फेंक दे रहे हैं कैजुअली, इसके साथ ही पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है, उसके भी नाइट्रेट्स लीच हो रहे हैं, वो पानी में जा रहे हैं। तो पानी की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी और कैसे हमारा जो बिहेवियर है वो कंट्रोल्ड बिहेवियर हो सके, इन विषयों पर भी अभी हमें बहुत बातचीत करने की जरूरत है और एक्शन लेने की जरूरत है कि हम व्यक्तिगत रूप से हम क्या क्या करें जिससे कि ये सब व्यवहार में हमारे परिवर्तन हो सके। ये एक व्यवहार, मतलब कि हमारी हैबिट में परिवर्तन को हम कैसे कर सकते हैं। अभी हम प्लास्टिक फेंक रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स के रूप में, वो पानी के साथ ही मिल रहा है, वो पानी को हम फिर पी रहे हैं। तो और वाटर की सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है।
तो ये सब एक कॉकटेल बना हुआ है पानी के साथ अनजाने में, उसके बारे में हमारी कॉन्शियसनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो इस कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए हमें कुछ और वार्तालाप मुझे लगता है कि करने की जरूरत है, और इस चीज पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे आपकी तरह आपसे प्रेरणा लेकर के कुछ और साथी भी शायद इस काम में आगे बढ़ेंगे, तो हम मिल बैठ करके इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस विषय पर चर्चा होना जरूरी है, और चर्चा के साथ जो समाधान आए हैं उन समाधान में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, उस समाधान करने में क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, इस विषय पर भी हमें बातचीत करने की जरूरत है। तो ऐसे होलिस्टिकली अगर हम बातचीत करते हैं तो हम शायद कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, क्योंकि समस्या बहुत तेजी से, स्पेशली जो फ्रेश वाटर की जो समस्या है वो बहुत तेजी से हमारे सामने आ रही है, और बहुत तेजी से इसको विषय पर काम करने की जरूरत है। और आप बहुत सारी कमिटीज में, और अयोध्या के लिए विशेष रूप से हमें कार्य आप कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि अयोध्या से हमारा एक नेशनल लेवल पर एक हमें एक नई दिशा मिली है अयोध्या के वजह से, क्योंकि सनातन धर्म के जो शुरुआत है उसके तो हमारे मुख्य वो भगवान राम ही है। सनातन धर्म में जो आदर्श के रूप में जिसको लिया गया है, तो एक तो वहां पर आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। और इस प्रयास को, जो ये भागीरथ प्रयास आप कर रहे हैं, इसका विस्तार और जगह पर भी हो, और आपके साथ और भी लोग जुड़े, हम भी आपके साथ जुड़े, और हम अपनी आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको लेते हुए हम आगे काम करें। ये मुझे लगता है कि समय की एक बहुत आवश्यकता है। जैविक खेती के साथ साथ ये जल संरक्षण अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, एक कार्य ऐसा है जिसकी वजह से हमें आने वाले समय के लिए अपनी वाटर सिक्योरिटी को और अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा करते हुए हम प्रयास करेंगे तो जरूर इसमें हमें और ज्यादा लोग, ज्यादा एरिया को हम साउथ अफ्रीका के केप टाउन या और जगह की तरह बनने से रोक सकते हैं, बल्कि वहां पर ये खुशहाली फिर से ला सकते हैं। जो कि पानी के स्ट्रेस की वजह से जो वहां को स्ट्रगल करना पड़ता है, जो सिटीजन्स के लिए जो परेशानी होती है, उसके लिए हम अपना कुछ और योगदान कर सकते हैं। इस विषय पर आप भी अपने अनुभव और आपके जो प्रैक्टिसेस हैं वो कैसे हो रहा है, उसके ऊपर भी अगर जरूरत पड़े तो हम आज के अलावा भी और भी कर सकते हैं। और कभी आनंद जी, आपसे अनुरोध होगा कि आपने जो झील, सरोवर या अयोध्या के जो कुंड हैं, अगर आप वहां पर हैं तो हमें भी उनको लाइव दिखा दीजिएगा। हम भी भगवान राम और आपके प्रयास के जो हो रहे हैं उसको भी हम देख पाएंगे इस मंच के माध्यम से, और सब लोग कृतार्थ भी रहेंगे कि ऐसा भी कार्य होते हुए हम भी प्रेरणा आपसे ले सकते हैं। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। सो और आज की हमारी कक्षा बहुत अच्छी रही मुकेश मालवीय जी। हालांकि मैं बहुत लेट रहा, लेकिन मैंने सबके कमेंट सुने, और उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। मैं सभी को यह भी बताना चाहता हूँ कि कल मेरा दिन बहुत हेक्टिक रहा। कल की योगाहार कक्षा में जब मुझे बोलने का अवसर मिला था तो उस समय मैं ट्रैवल कर रहा था। उसके बाद फिर हम लखनऊ जा करके, हम कल लखनऊ में थे पूरे दिन, दिन के टाइम पर, और वहाँ के मुख्य सचिव और बाकी अन्य सचिव के साथ पतंजलि द्वारा जी विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा परिचर्चा हुई। और साथ ही हमारा जो विभिन्न हमने सॉल्यूशंस दिए हुए हैं अलग अलग चीजों में, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में भी सॉल्यूशंस हैं, बाकी और जो कोऑपरेटिव्स, विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए जो भी सॉल्यूशंस बनाए हैं, कुछ ई गवर्नेंस से रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं, कुछ बाकी अन्य चीजों से सॉल्यूशंस हैं। उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनी कि हम क्या क्या चीजें साथ मिलकर के कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ शुरुआत कल के इसमें दिन में रही। आज सवेरे ही हम लौटे हैं पास। तो इस तरह से हम कार्य कर रहे हैं। तो यूपी में भी शायद शीघ्र ही उनकी प्रतिनिधि मंडल हमारे पास आकर के बातचीत करेगा, देखेगा हमारे कार्यों को, और शायद फिर हम कई क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। ऐसा ही हमारी है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, और आज के मुख्य अतिथि आनंद जी को आपको बहुत बहुत बधाई
आप इस तरह से कार्य करते रहें, और कभी हमारी मुलाकात होगी तो हम निश्चित रूप से और नोट्स एक्सचेंज करेंगे। धन्यवाद। और आपके और अनुभव हम सुनना चाहते हैं हम, और किसी के प्रश्न भी होंगे, बहुत सारे प्रश्न होंगे हमारे साथियों के, तो उन सबको लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप इस तरह से हम योग आहार के संबंध से अलग अलग विभूतियों से जुड़ रहे हैं, और इसमें आपका मार्गदर्शन आदरणीय पवन सर जी का मार्गदर्शन सतत है। और मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब से, जो कि हमारे राज्य प्रभारी हैं मध्य प्रदेश की, उनसे निवेदन करता हूं कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा नेटवर्क से संभवतः थोड़ा हम बाहर चले जाऊंगा। तो आदरणीय धन्यवाद। ये सर कुछ कहना चाहते हैं आदरणीय पवन जी? धन्यवाद। और आज आप परम आदरणीय आनंद जी को सुन करके मन में आया कि निर्भीक बन इस अंधकार के पटल पर रखकर तो देखो, विजय निश्चित है, मात्र तुम युद्ध में अटल रहकर तो देखो। ऐसे उम्मीद मुझे जगी है और सदन को जगी है कि आपने जो इतने जो कार्य किया है, जो हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है, मेरे मन में भी आता है। मैं भी एक समाज सेवा के लिए, और कई हजारों लोग चाहते हैं कि हम समाज सेवा करें, हम जल संरक्षण के लिए कुछ करें, हम वायु शुद्ध के लिए कुछ करें, पर्यावरण शुद्ध कैसे हो, स्वच्छता कैसे आए, जैविक खेती कैसे इस देश में बने, और किसान समृद्ध कैसे बने। सारे प्रश्न कई प्रकार के हमारे मन में आते हैं, परंतु हमें राह दिखाना बहुत जरूरी है। मार्गदर्शन अगर हमारा मिल जाता है सफल व्यक्तित्व के द्वारा, अनुभवी महान पुरुष के द्वारा, तो हम दिशा में, हम रास्ते में पहुंच जाते हैं। आज आनंद जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि हमारे गांव में तालाब बने, नदियां जो रुक गई हैं, या जो हमारे नाले जो है विलुप्त हो गए हैं, उनको हम कैसे जो है जैसे आगे ले जाए, उनमें काम करें। हम एक एनजीओ सेक्टर से भी आते हैं, परंतु अर्थ के अभाव में सरकार और समाज की सोच में बिल्कुल अंतर है। सरकार का व्यक्ति सोचता है कि कब कितनी देर में 11 बजे या 10 बजे, और फिर कितने जल्दी 5 बजे, और वो चला जाए। इसके अलावा उनको कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। सबके लिए नहीं कह सकते हम, परंतु अधिकतर 80% तो कम से कम ऐसे लोग हैं कि अगर कहीं ना कहीं अगर जो संरचनाएं बनाई जाती हैं मान्यवर, तो वो संरचनाएं मैंने पहाड़ों पे तालाब बनते देखे हैं, तो वो इसलिए कि उस गांव में जगह नहीं है, और उनको वो पैसे मतलब पैसे उनको निकाल करके और उसका उपयोग करना है ताकि उनका पैसा बच सके, तो उन्होंने तालाब नदी उस पे पहाड़ पे बना दिए। नदियां जहाँ भी, मैं चाहता हूँ कि अगर हम सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे मन में है कि हम जो है आपसे प्रेरणा लेकर के और अन्य लोगों से प्रेरणा लेकर के हम कुछ करें, हम एनजीओ सेक्टर के स्तर पर काम करें। हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम करें। हम एक गांव से शुरुआत करें कि हमें अर्थ की परेशानी ना हो, मानव हमारे पास गांव में है और वो लोग जुड़े, ऐसा हम मार्गदर्शन चाहते हैं ताकि हम कुछ शुरू कर सकें। आदरणीय आनंद जी। थैंक यू सर, करेंगे। आपसे एक और मैं कुछ दिशा चाहता हूँ कि हम एक गांव के निवासी हैं, और गांव में हम कैसे कुछ संरचनाएं बनाएं, और कहीं अगर ऐसी व्यवस्था है कि जैसे सरकार, तो सरकार के प्रोजेक्ट अलग होते हैं, परंतु कोई एनजीओ सेक्टर या कोई सामाजिक कार्यकर्ता गांव में कुछ करना चाहता है, तो वो कैसे मदद ले सकता है, किसी सरकार की कोई मदद मिल सकती है, या कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, समाज को कैसे जोड़ना चाहिए, गांव को कैसे करना चाहिए। आपने बहुत आगे तक आप पहुंच गए हैं सरकार के साथ, तो सदन में हमारे समाज सेवक भी उपस्थित थे। ये हमारा थोड़ा सा सवाल था, आपका मार्गदर्शन चाहते थे हम। जी, बेसिकली जो गांव में आजकल क्या हुआ, जो ये सुवर्ण ग्राम योजना के अंदर जो गांव में मिट्टी का रोड होता थे, वो कंक्रीट का रोड बन गया। जब मिट्टी का रोड कंक्रीट का बन गया, जो भी गाय भैंस धोते हैं, जो कपड़े वॉश करते हैं, वो सारे चीज पहले
अंतर जल में वो ऑटोमेटिकली पर्कुलेट हो जाता था। अभी क्या हुआ, जो सारे पानी क्या होते हैं वो पर्कुलेट नहीं होते हैं, वो सीधा एक छोटा सा नाला बना हुआ, वो नाला से गांव के सामने जो छोटे छोटे झील होते हैं उसका जाके पहुंच जाते हैं। वो डायरेक्टली उसमें जैसा उसमें डिटर्जेंट वगैरह सब यूज करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर ज्यादा रहते हैं। इसके चक्कर में क्या हुआ, गांव का झील हेवी न्यूट्रिएंट्स होके उसमें जलकुंभी, अजोला, वाटर लेट्यूस ऐसा चीजें आ गया। सो वो अच्छा चीज है। जब नेचर में अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो अपने आप बैलेंस करने के लिए वो शूट अप करता है प्लांट्स को, वो प्लांट्स प्यूरिफाई करता है। बट उनका इनवेजिवनेस ज्यादा होके क्या हो गया, दो पानियों में इम्प्योरिटी निकलने के लिए जो आता है वो धीरे धीरे बढ़ के जो अल्ट्रावायलेट्स जो सन से आता है वो कटअप कर देते हैं, और वो सड़ने के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करके उसमें मछले वछले सब मर जाते हैं, और मॉस्किटो ब्रीडिंग का सिचुएशन में है। इसलिए हम लोग क्या करना है, जो मन नरेगा है, नरेगा को यूज करके ग्राम पंचायत जो मेंबर्स होते हैं, जो प्रधान होते हैं, उनको इन्वॉल्व करके उसको पहले चीज है जो गांव में गांव का जो पानी आता है वो डायरेक्टली लेक में ना पहुंचे, उसको पहले जो प्लास्टिक, थर्मोकोल, पेट बॉटल्स जो भी गांव में यूज करते हैं उसको पहले ट्रैप करना है। जो बैम्बू का स्ट्रक्चर लगा सकते हैं, बैम्बू का स्ट्रक्चर में उनको ट्रैप कर सकते हैं। और उसका बाद जो सिल्ट आता है, जो काना, कूड़ा, खाद वगैरह, उसको छोटा सा गड्ढा बना के वो गड्ढा में आके वो धीरे धीरे शटल हो जाए और राइज होके जो सेकेंड वाला, ऐसा 2-4 गड्ढा बनाना है ताकि वो भी जो भी सिल्ट है उसको ट्रैप कर सके। उसका बाद जो मोटा वाला बोल्डर होता है, बोल्डर और जल्ली और जो सैंड होता है, स्टोन क्रशर, जल्ली, सैंड और जो कार्बन, उसका माध्यम से धीरे धीरे पास करके जो फिर लेक में मिलता है, तो ताकि जो प्लास्टिक, थर्मोकोल जो भी वो आता है विलेज से वो डायरेक्टली ना मिले लेक में, और जो सिल्ट जा रहा है सिल्ट उसका अंदर ना जाए, खाद ना बन जाए। और उसका बाद चारों तरफ से झील को कंप्लीटली डीसिल्टिंग करा के उसका सिल्ट जाके प्लास्टिक वास्टिक हटा के वो सिल्ट को ले जाके किसानों गांव उसका खेत के लिए यूज कर सकते हैं, अच्छा है खेत के लिए। और जो डीसिल्टिंग कैसा करना है, जो पूरा सिल्ट होता है सिल्ट का पार करके 1 मीटर नीचे उसको तक जाना है ताकि उसमें लिचर्ड्स ना हो। सो क्या होता है, सिल्ट भर के पर्कुलेशन खत्म हो जाता है और पानी का विस्कोसिटी बढ़ के वो एवापोरेशन भी खत्म होता है, डेड हो जाता है। उसको निकल के साफ करके वो पानी उसका अंदर छोड़ के उसका चारों तरफ से जो वही जयंती बोलते हैं, जो वही जयंती उसको क्या ना इंडिका बोलते हैं, और एलिफेंट ईयर, वेटिवेयर, स्टार ग्रास, ये सारे चीज को हमने हम लोग उसमें यूज करके सो प्लांटेशन कर दिया तो चारों तरफ से, ताकि इम्प्योरिटीज जो है पानी में वो खींच सके। ये बेसिक छोटा छोटा फंडामेंटल्स यूज करें। और जो खेतों में ऑर्गेनिक फार्मिंग एक आदमी 2 आदमी से होने वाला चीज नहीं है, उसको पूरा ग्रुप बनाना पड़ेगा। एक आदमी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से और एक आदमी जो यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक आइटम स्प्रे करते हैं, वो बारिश का पानी में बह के इनका खेत में आएगा तो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उधर भी मर जाते हैं। इसलिए जो एक अच्छी कमिटी बना के सारे इकट्ठे होके वो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का सप्ताह ले जाना है ताकि सॉइल बचा सके, पानी बचा सके। आज देखिए सिटी में डिटर्जेंट्स जो लाविश लाइफ में जो भी लेक बहुत परेशानी में, यूट्रोफिकेशन में पहुंचा है। सेकेंड ये एकदम विलेज लेक की ऐसी है। सो बोलते हैं अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल। अर्बन एंड रूरल लेक्स आर इन वेरी बैड कंडीशन। हम अभी उसका भी काम कर रहे हैं, उसका बारे में वर्किंग कर रहे हैं। सो अभी इधर सिरसिंडा बोल के एक विलेज है जो अयोध्या का बाजू में, वहाँ पे CSR, ये तो अयोध्या का जो है अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी और अयोध्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का साथ अयोध्या का झील बचा रहे, कुंड बचा रहे, उसका साथ भी जो पेरीफेरी में पंचकोश, चौरा कोशी में जो विलेज का पांड है उसको CSR में फंड लाके यश पाकर लिमिटेड कंपनी से अभी हम लोग 6 पांड ऑलरेडी बना दिया इसी तरीका से। सो हम लोग क्या किया, धीरे धीरे प्यूरिफाई करके पानी
लेके आके और 12 महीना पानी रहे, और उसका एक्सेस ओवरफ्लो है वो अंडरग्राउंड रिचार्ज के लिए बनाया। सो ताकि अंडरग्राउंड रिचार्ज कैसे किया, जो एक ड्रिल मारा हम लोग 9 इंच के, कहाँ रेता लेवल बालू लेवल तक, एंड उसको बॉर्डर लगाए, जेली लगाए, सैंड लगाए, स्टोन क्रशर वाला, ताकि वो एक्सेस जो झील का ओवरफ्लो पानी फ्लड ना करे, वो अंतर्जल में ये हो जाए, रिचार्ज हो जाए। और वहाँ पे नेटिव ट्रीज जो होते हैं, जो फ्रूट्स का मेडिसिनल फ्लावर बेरिंग, उसको चारों तरफ से लगाए, पत्ती पानी के अंदर ना गिर जाए, ऐसा पूरा एक वॉकिंग ट्रैक बनाए। और बिना फेंसिंग, जो बायो फेंसिंग बोलते हैं, बैम्बू है, बोगनविले है, उनको यूज करके फेंसिंग करें, ताकि वो लाइफ टाइम इकोनॉमी बन जाए आदमी को, और पक्षी प्राणी को नेस्टिंग के लिए हो जाए, और हाईएस्ट कार्बन सिंक करके गुड ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको बायो फेंसिंग बोलते हैं। मेटल से बायो फेंसिंग कर जाए। सो ऐसा कर करके धीरे धीरे एक मॉडल पॉन्ड बनाया, 6 अभी ऑलरेडी हो गया, और 70 पॉन्ड्स हम लोग यही साल कर रहे हैं। 76 पॉन्ड्स हम लोग सिरसिंडा एक सराउंडिंग ग्राम में लिया कि किसानों को अच्छी पानी मिल जाए, पक्षी को प्राणियों को मिल जाए, ऐसा एक मूवमेंट शुरू किया इधर अयोध्या में। बहुत सुंदर सर, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत खुशी प्रसन्नता की बात है। सदन में हमारे पास पूरे देश के विभिन्न राज्यों के वैज्ञानिक और किसान दोनों उपस्थित हैं, योग साधक, योग शिक्षक उपस्थित हैं, जो लगातार 421 दिन से ये क्लास चल रही है। इसमें हमारे जो भाई कोई अपना सवाल आदरणीय आनंद जी से करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। अनम्यूट आनंद जी नमस्कार। नमस्ते जी जी, निवेदन ये था मेरा कि जैसे देश के अंदर जो सीमेंट कंक्रीट के रोड बनते जा रहे हैं धड़ल्ले से, और प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, ये अपने मानव जीवन में कितने खतरनाक होगा आने वाले समय में, इसके बारे में आप जानकारी बताइए थोड़ा। एक तो जो कंक्रीट रोड बनते जा रहे हैं उससे मेरा विरोध नहीं है, कंक्रीट रोड चाहिए, बट कंक्रीट इतना ज्यादा हो रहा है कि उसमें पर्कुलेशन खत्म हो रहा है, और जो पानी जाता है वो फ्लड हो रहा है, और उसका जो पानी पर्कुलेट नहीं हो रहा है क्योंकि सिल्ट भर चुका है, वो एक साइड हो गया। सेकेंड साइड में जो प्लास्टिक का यूसेज है, उसमें यूसेज में विरोध नहीं है, को डिस्पोज करने का मेथड में मेरा विरोध है। प्लास्टिक तो जो बाई प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम है, उसको जैसा वाटर बॉटल हो, कवर्स हो, पैकेट्स हो, 800 माइक्रोन जो बोलते हैं हम लोग कवर्स हो, ये सारे चीज को रिसाइकलिंग में ले जाए, नहीं तो इसको कुछ अलग चीज के लिए यूज कर सके। अभी देखिए प्लास्टिक को हम लोग रोड बनाने में यूज कर सकते हैं, छोटे पीस बना के इसको रीयूज करें, और धीरे धीरे इसको खत्म करें। धीरे धीरे हम लोग जो कॉटन का बैग है, पेपर का, पहले हम लोग छोटा बचपन से हम लोग पेपर में बांध के सारे देता था, हम लोग एक बास्केट लेता था, उस बास्केट में हम लोग सारे कैरी करता था। वो प्रैक्टिस वापस आना जरूरी है। प्लास्टिक से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी देखिए एक लाल दिघी बोल के एक लेक बना रहा है मैंने, जो ये सेंटर सिटी में अयोध्या में सिविल लाइंस में, ये है 4 एकड़ का लेक। उसमें कम से कम 50 साल में कम से कम 3 मीटर में पूरा कूड़ा भर गया। 3 मीटर में 3 मीटर में भी प्लास्टिक है, उसमें 100 ट्रक से ज्यादा प्लास्टिक है। वो कुछ नहीं हुआ, समझो 50 साल से वो प्लास्टिक कैसा पहले फ्रेश था अभी तक। सो ये सड़ने वाला नहीं है, ये मिट्टी के साथ मिलने वाला नहीं है। इससे अच्छा हम लोग धीरे धीरे प्लास्टिक यूसेज बंद करें, उसको हटा। तो हमारा नेचुरल तरीका का हमारा देश में जो कल्चर था, हमारा पैकेजिंग सिस्टम हो, जो बैग्स हो, हमारा लाइफ स्टाइल हो, वो वापस लाए, ताकि आप कहीं भी प्लास्टिक फेंकिए, जो लो लाइंग एरिया होता है, वो वाटर बॉडी होता है, वो सारे बारिश में वेज वाटर में सारे लेक की नुकसान पहुंच रहे थे। जब लेक में ये कूड़ा और ये स्लर्ज सब मिलके ऐसा लेयर बन जाता है। अभी देखिए लाल दिघी में हम लोग को 3 फुट उठाने के बाद 5-6 फुट पानी है, लगातार पंप लग करके उसको और कूड़े को निकल रहे, पूरा सूखी मिट्टी है, जो बालू सूखी, मतलब एक बूंद पानी नीचे पर्कुलेट नहीं हो रहा है। सो रोड में भी नहीं हो रहा है, झील में भी नहीं हो रहा है, इसलिए तो अंतर्जल का प्रॉब्लम आ रहा है।
तो हम लोग इसको धीरे धीरे इसका आदमी का सहयोग होना जरूरी है। 145 करोड़ आदमी है हमारा देश में, बहुत बड़ा जनता है। जनता को अवेयर कराना है, उनको इसका बारे में ज्यादा ध्यान लाए करके धीरे धीरे खत्म करना जरूरी है। बट पैरेलली हमारे जैसी आपके जैसी लोग तो काम शुरू करें, काम मूव करते रहे, धीरे धीरे हम करेंगे और सरकार को इन्फ्लुएंस करेंगे ये पानी का बचत करने का और प्लास्टिक हटाने का चीज है। देश के अंदर प्लास्टिक का है ना बहुत बड़ा अभी एक बाढ़ की तरह बह के आ रहा है पानी, इसको रिचार्ज करने के रोकने के लिए नदी नालों में देखिए, अपन शहरों के बाहर देखिए, जगह जगह जहाँ देखो जहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक हो नदी नालों में बाहर आए, उसको बह करके नदी नालों का जो पानी रिचार्ज करने का जो मुंह है वो बंद कर रहे हैं। खेतों में प्लास्टिक जा रही है, जहाँ हमारा जल स्रोत है वहाँ प्लास्टिक दिन पे दिन जमती जा रही है। तो आने वाला युग बहुत खतरनाक होगा हमें इस प्लास्टिक से निपटने के लिए। इसके लिए हम सबको अभी से तैयार होना चाहिए। सही बात, थैंक यू। और इसका विरोध करना चाहिए हम सब लोगों को। ये है ना प्लास्टिक का जो ज्यादा कुरकुरे के में उपयोग हो रहा है, छोटे छोटे उपयोग में, सब्जी के मार्केट में उपयोग हो रहा है, छोटे छोटे जो उपयोग हो रहे हैं दिन पे दिन पन्नियां। अभी देखो शहरों और नगरों की जो हालत खराब कर रखी है पूरे देश के अंदर, वो आज से 15 साल 20 साल पहले कोई देखने को नहीं मिलती थी। और आज धड़ल्ले से पन्नियां उड़ रही है मार्केट से लेकर के उस नगर के शहरों में, गली गली मोहल्लों में, सब दूर गाँव गाँव में। तो ये आने वाला बहुत बड़ा संकट होगा हमारे सामने। अभी अयोध्या में 108 कुंड है, वो उसमें दशरथ कुंडो, सीता कुंडो और भरत कुंडो, ब्रह्म कुंडो, कजवा कुंडो। कजवा एक कुंड है, उस कुंड को देश से आदमी लोग आके इधर नहाता है। सो नहाने से उसका स्किन एलर्जी है, स्किन का डिसीज है, वो खत्म होता है बोल के आते हैं। आप देखिए उस कुर्ज कुंड को हमने डिसिल्टिंग कर रहा है मेरा टीम के साथ। वो कुर्ज जो वैज्ञानिक आयुर्वेदिक जो चीजें था वो नहीं है अभी, उसमें पूरा कुरकुरे पैकेट यही पड़ा है से। इसको कुरकुरे, ये चिप्स, ये सारे खाने से, ये जंक फूड है, ये हमारा बॉडी में भी इफेक्ट कर रहा है और वो माइक्रो प्लास्टिक बन से हमारा ब्लड में भी जा रहा है और देश को भी, पूरा प्लैनेट को बर्बाद कर रहा है। सो इसको बच के रहना और इसको इस्तेमाल धीरे धीरे कम करना जरूरी है। आपके साथ जुड़ करके हाँ जी हम हमारे जिले में भी कार्य योजना शुरू कर सकते हैं कुछ। करेंगे सर, करेंगे सर। है पतंजलि टीम के साथ मिलके आगे इसको टीम बना के बढ़ाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। प्लास्टिक के विषय पर लगातार बने सिंह जी ने जो बात रखी है, प्लास्टिक खत्म होना चाहिए, हमारे चीफ गेस्ट महोदय ने उसका मार्गदर्शन दिया। मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ महाराष्ट्र से, वो आए और वो भी अपना बात रखें। धन्यवाद मुनीलाल जी, आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। मुकेश भाई जी ने बहुत अच्छी कक्षा ली और बाद में हमारे जो आज मुख्य अतिथि ने जो बातें रखी, निश्चित जल संधारण के काम के लिए बहुत लाभदायी है। प्लास्टिक का उपयोग कैसे टाला जाए या जल संधारण के लिए कैसे उसको उपयोग किया जाए, यह जो बातें कही है निश्चित रूप से सराहनीय है। हमारे पवन सर भी जो कहते हैं कि भाई यहाँ जो फ्रेश वाटर जिसको बोलते हैं, क्योंकि बहुत कम मात्रा में है वो, और उसको कैसे कंजर्वेशन किया जाए यह बहुत महत्व का विषय है और इसीलिए इस मंच से अपन प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा निवेदन है हमारे मुख्य अतिथि जी से। मैं महाराष्ट्र में हूँ और महाराष्ट्र में पानी जल संधारण का काम अन्नाजी हजारे, पोपटराव पवार ऐसे जिनको मान्यता प्राप्त समाज सेवक जिन्होंने 25 साल इस काम में झोंक दिए है, लेकिन जल संधारण का काम जन आंदोलन नहीं बन पाया। देश में ऐसे हर स्टेट में दो चार पॉकेट्स तो बन गए, लेकिन जल संधारण की जो समस्या है वह समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके मूल में जब मैं देखता हूं तो इसके लिए जो मतलब जो रीजन है या जो वजह है वह वजह है क्रॉपिंग पैटर्न। क्योंकि सरकार, हम महाराष्ट्र का ही देखे या उत्तर प्रदेश का देखे, बाकी जहां जहां पे गन्ने की फसल, गन्ना ज्यादा से ज्यादा पानी लेता है और ज्यादा से ज्यादा पानी लेने से क्या होता है कि गन्ने को ही दाम अच्छा मिलता है, कम खर्चे में मिलता है,
कम उसकी देखभाल भी कम करनी पड़ती है, और इसीलिए किसान उसके पीछे दौड़ते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा, दिनों दिन जो जल स्तर है वो जल स्तर नीचे नीचे जा रहा है। तो यह जो पैटर्न है, यह पैटर्न यदि बदलना है तो हमको गन्ने को जिस तरह से मूल्य निर्धारण किया है, उसकी समितियां बनी है, वैसे ही जैसा कि दलहन और तिलहन में हम पीछे पड़ गए हैं, तो दलहन तिलहन को भी अगर अच्छे दाम मिलते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं अगर बन जाती है, तो निश्चित रूप से ज्यादा पानी लेने वाली जो फसलें हैं उसके तरफ से बड़ी मात्रा में हजारों किसान मुड़ जाएंगे और वो कम पानी लेने वाले दलहन तिलहन की तरफ मुड़ेंगे। यह बुनियादी काम करने का जो संकल्प है, तो हमारे मुख्य अतिथि जी को मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि आप हो गए, अन्ना जी हजारे हो गए, पोपटराव पवार हो गए, ऐसे देश में भी जितने भी जो कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता मिलकर यदि ये बात रखती है कि भाई जल को बचाना स्वतंत्र कार्य, ऐसी बात नहीं है। जल को यदि बचाना है तो उसका सीधा सीधा खेती की उत्पादन क्षमता से संबंध है, और खेती की उत्पादन क्षमता जिन पिकों पर, जिन फसलों पर निर्धारित है, उन फसलों के अलावा बाकी फसलों को जब तक हम उचित दाम देंगे नहीं, उसकी उचित मार्केटिंग व्यवस्था करेंगे नहीं, तब तक यह जल स्तर नीचे नीचे ही जाने वाला है। इस तरह से यदि हम आप लोग बात रखेंगे, हम लोग भी सब साथ में रहेंगे, किसान लोग भी सब साथ में रहेंगे, ऐसी व्यवस्थाएं जब होगी तब यह जन आंदोलन बनेगा। और जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा, जल संधारण की और फ्रेश वाटर की समस्या नहीं कम होगी। यही मेरा निवेदन है, और इस दिशा में हमारे मुख्य अतिथि जी अगर कुछ मार्गदर्शन करे तो निश्चित रूप से इस सदन के लिए उचित होगा। इसी शब्दों के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, जो बोल रहे हैं आप बिल्कुल नियरेस्ट टू द लाइफ है। आप देखिए, दो चीजें ज्यादा पानी पीते हैं, एक तो गन्ने, एक तो राइस। हाँ, सो आप देखिए गन्ने इतना डेंजरस है, अगर वो पानी भी पीता है और उससे शुगर बनता है, शुगर से जहर है। आज आप देखिए हर डिसीजेस लाइक बीपी, शुगर, डायबिटीज, ये सारे शुगर से ही उत्पादन होने वाला है। देखिए कहाँ हम लोग नेचर को शूट करता है, नेचर उल्टा हमको भी शूट करता है। वो भी राइस है, राइस से फैट इंक्रीज होता है, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स है, मतलब जिस चीजें नेचर से ज्यादा खींचता है उसको हम लोग उपयोग करते हैं, उसको वो उल्टा हम लोग को मारता है। सो ये सही है, और ये जन आंदोलन बनाना हमारी जो जिम्मेदारी है। देखिए जब हम 2015 और 16 में हमने इसको ओनली हमने सोचा इसको जन आंदोलन बनाएंगे, उसको आदमी को अवेयरनेस लाएंगे, बट कॉमन आम आदमी का बात कोई नहीं सुनता था। इसलिए हमने क्या सोचा, इसको हमने फेसबुक में डालता था, उस टाइम में छोटा छोटा रेडियो में बात करता था, ऐसा करेंगे, कोई नहीं सुनता था। इसको मॉडल बनाया मैंने, जो लेक क्या होता है, उसको कैसा बन सकते हैं, उसको कम कास्ट वो कैसा बना सकते हैं। जब ऐसा मॉडल बना दिया तो आदमी इंस्पायर होना शुरू किया। आज आप लोग तक पूरा देश में ये बात पहुंच गया। सो हर गांव में एक एक आदमी लीडरशिप लेके एक बेंचमार्क लेक बनाए, एक छोटा सा झील बनाए और ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करें, ताकि वो पूरा आजकल है ना, अवेयरनेस जो बात से नहीं सुनता है, पीपल वांट्स टू सी द रिजल्ट, है ना। सो ऐसी चीज लेके हम लोग मॉडल बनाते जा रहे। मेरा पहले जो हम स्टेबल होना चाहिए था बेंगलोर में, स्टेबल हो गया, इसको 2-3 साल लग गया। सरकार से अप्रूवल लेना, फंड्स लाना और उसको एनक्रोचमेंट क्लियर करना, वहाँ पे जो टेक्निक्स यूज करते हैं हम लोग, जो लेक में डीसिल्टिंग हो, ड्रेजिंग हो, वो सारे चीज कैसा बनाना है, क्या बनाना है, उसमें टाइम लग गया। अभी धीरे धीरे उसको लेके हमने सारे सोशल मीडिया में इंस्पायर कर रहे। सो इंस्पिरेशन से हर सिटी, हर स्टेट में अभी इसका मूवमेंट शुरू करा रहे हैं। और 1 to 100 बनना बहुत दिक्कत है, 100 से 1000 बनना थोड़ा आसानी है, 1000 से लाख बनना और आसानी है, लाख से करोड़ बनना बहुत आसानी है। सो इनिशियल डेज इट टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर मी। अभी धीरे धीरे इसको आंदोलन बढ़ा देंगे, आप लोग भी, सब लोग भी मिलजुल के इसको ऐसी आंदोलन बनाए
बिफोर वी लीव दिस प्लैनेट वी विल सी द चेंज, वो बदलाव हम लोग देख के जाएंगे। वो सपने हैं, वो करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत दशा मिली है कि नमस्कार जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। शर्मा जी, आदरणीय पीटी शर्मा जी, स्वागत है। हाँ, मैं आज का ये जो चीफ गेस्ट है श्रीमान आनंद जी, उनकी जो आज तक का एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने काम किया है, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। हम बहुत ही खुश हुए आज की इस प्रोग्राम में उन्होंने भाग लिया। मैं इनसे एक निवेदन करना चाहूँगा, पहाड़ी क्षेत्रों में ये आजकल जो हमारे रेन फेड एरियाज है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, और दूसरे करेंगे, कुछ ऐसी टेक्निक्स लाएंगे जो हमारा जो बरसात में मैक्सिमम जो रेन वाटर है वो लगभग 98% जो है वो सारा नदियों से समुद्र में चला जाता है, जिसके साथ लाखों टन जो है मिट्टी जो है बह करके वहाँ पहुँचती है, और पहाड़ी क्षेत्रों की जो मिट्टी है धीरे धीरे वो कम हो रही है। तो मैं इनसे आग्रह करूँगा कि कोई पहाड़ी इतनी ज़्यादा बारिश का पानी वेस्ट होता है, उसके लिए भी कोई, वैसे तो कोई वाटर शेड में बहुत सारी स्कीम है, लेकिन इनके पास कोई अलग से इसके लिए कोई मेथड हो तो प्लीज बताएं। एक तो पहाड़ों में आप देखिए नैनीताल से बहुत आज जो भी हो रहा है, ये इसका प्रेरणा नैनीताल से ले आऊं मैं। पतंजलि साहब बता रहा था। सो नैनीताल में जो वो जो तालाब को साफ किया, वो सर हमने एक्चुअली 2006 से 2007 तक 2 साल रुद्रपुर हल्द्वानी में था। जब रुद्रपुर हल्द्वानी में तो मैंने तो बचपन से नेचर को बहुत पसंद करते हैं। सैटरडे संडे हमने गाड़ी लेके सीधे हिमालय में पहुंच जाता था। नैनीताल, भीमताल, तल्लीकाल, रामगढ़, कौसानी, उस तरफ से मैंने घूमता था। अभी भी पंतनगर यूनिवर्सिटी में जो भी विदाउट पंप वो आर्टिजन का रूप से पानी आता है, उधर खेती होते हैं, उसका बहुत मेरे को शॉक हुआ था। हम रिसर्च करते करते देख के बाद में पता चला ये नैनीताल, ये जो पहाड़ी एरिया में जो पानी की वजह है, उसका वजह से ये आ रहा है। उसको उसी दिन हमने सपने देखा था 2007 में, ताकि ये सारे देश ऐसा बिना पंप को पानी वापस आए और बिना पंप को सबको अच्छा क्रिस्टल क्लियर पानी मिल जाए। वही प्रेरणा से ये पूरा मूवमेंट शुरू हुआ है। हमने बहुत सारे पहाड़ों में घुमाए, कुमाऊं में घुमाए और गढ़वाल में भी बहुत घुमाए। तो ये दोनों जगह में पानी सुरक्षित करने के लिए बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। हर जगह में उसको खोदना नहीं है मिट्टी को, हर जगह में गड्ढा नहीं बनाना है, हर जगह में पानी ऐसा रोकना नहीं, उसको साइंटिफिक और प्रॉपर लॉजिकल तरीका से करना पड़ेगा। नहीं तो लैंडस्लाइडिंग ऐसा प्रॉब्लम्स और सॉइल एरोजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। उसको वो टोपोग्राफी चेक करने हैं, प्रॉपरली साइंटिफिक तरीका से करना पड़ेगा। नहीं तो हर जगह में कुएं बनाए, अच्छा लेक बनाए, ऐसा करके उसको टोपोग्राफी अगर चेंज कर दिया तो और सॉइल एरोजन ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा नेटिव ट्रीज प्लांटेशन करने, ट्री कटिंग को कम करना है वहां पे। और वहां पे बहुत सारे होटल्स, घर वगैरह बनाते टाइम में और लेवल करने के चक्कर में सीधा 90 डिग्री काटता है। जो 90 डिग्री काटते हैं उसको कम करके उसको 1:2 स्लोप और 1:3 स्लोप में काटना है। जो मिट्टी को डायरेक्ट 90 डिग्री काटेगा तो वो क्या है, जब बारिश गिरता है वो स्लाइड होके मूव करने शुरू कर देता है। सो मेरा निवेदन ये है कि वहां पे पानी को बचाने से ज्यादा वो सॉइल का ऊपर जो टोपोग्राफी शेप के ऊपर ज्यादा दबाव ना लाए, ज्यादा ट्री ना काटे, और वेटिवेयर जैसी ग्रास जो नेटिव वैरायटी ग्रास है, ग्राउंड कवरेज है, श्रब्स, हर्ब्स जो बोलते हैं, उसको पूरा फैला दे, ताकि वहां पे वही shrubs and herbs they will also manage the water moisture in the soil and also soil erosion. आवाज नहीं आ रही है शायद आदरणीय शर्मा जी। हेमंत जी, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है।
Okay, can we go next person? जी जी आदरणीय विनोद भट्ट जी, डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। ओम जी, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ थोड़ी सी। आ गई, आवाज आ रही है आपकी। स्वागत है सर सुब्रमण्यम। जी जी सर, हम लोगों ने, हमारे गांव के पास नदी है और नदी धीरे धीरे भरा गई थी। हमने गांव वालों ने मिल के उसका रेत वगैरह साफ किया और बोरी बंधान बनाए वहां पे। तो बोरी बंधान बनाने से हमारे जो लगभग 10 कुएं गांव के बंद हो गए थे, जो कि कचरा डालने लगे थे लोग, तो उनको पुनर्जीवित किया हम लोगों ने। उसमें यहाँ के विधायक जी ने हमारा सम्मान भी किया था और उससे हमें बहुत एनर्जी मिली कि जो हमारे आसपास के जो नाले हैं, नदियां हैं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं सर, थोड़ी सी मतलब इसमें हम चाह रहे थे प्रकाश। एक तो नदिया में जो भी डायरेक्टली नाला नाला कर रहा है उसको पहले बंद होना चाहिए। बंद मतलब नेचुरल तरीका से उसको सिल्ट प्लास्टिक वगैरह ट्रैप करके हमने मेथड बताया, जैसा जो नाला का जो पानी आता है वो नाला में ही उसको ट्रैप करके जब नदी को पहुंचने का पहले उसको नेचुरल तरीका से फिल्टर हो जाए, ताकि उसमें प्लास्टिक वगैरह ये सारे कूड़े वगैरह ना जाए। दैट इज फर्स्ट थिंग। हर नदियों में हमारा गांव का, शहर का सारे पानी डायरेक्टली कनेक्ट किया, उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। सेकेंड चीज ये है, जो नदियों का बाजू में जो जितना प्लास्टिक, कुआ, कचरा जो भी है, वो धीरे धीरे एक पीपल मूवमेंट बना के वीकेंड्स में उसको साफ करे। और हो सकता तो छोटा छोटा जो ये स्ट्रीम्स आके नदियों को जोड़ रहे हैं उसको थोड़ा चेक डैम्स बनाए, पत्थर से हो या तो मिट्टी से हो, जैसा आप मिट्टी बैग में भर के वो ऐसा हो, वो ऐसा कुछ चेक डैम बनाना। नहीं तो थोड़ा फंड है तो गैबिन वाल बोलते हैं ना, गैबिन वाल बनाना है ना। जो नदियों से पहले जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं उससे जो स्ट्रीम्स आते हैं उसमें काम करना जरूरी है। धीरे धीरे हमने तो सर ये जो बेस्ट वाली बोरियां आती है ना, सीमेंट की बोरियां बेस्ट वाली, वो बोरियों में भर के हमने वो रेत लगाई सारी। टेम्पोररी तो सस्ती मिल जाती है, 1 रुपए की एक बोरी मिल जाती है वो मार्केट। बट टेम्पोररी है वो। देखिए नदी है वो लाखों साल से है, ये लाखों साल रहेगा। जो बोरी होता है, जो कंक्रीट होता है, स्टील्स होते हैं, इनको सेल्फ लाइफ है। वो सेल्फ लाइफ का बाद फिर वो वही शेप में आ जाते हैं। जो टेम्पोररी आपने किया बहुत अच्छी किया, इमीडिएटली कम पैसा में आदमी जो कर सकते हैं। धीरे धीरे गवर्नमेंट्स को इसको, जो विधायक को इन्फ्लुएंस करके उसको एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया जाए। लेकिन पत्थर से जो गैबिन वाल बनता है, गैबिन वाल बनाए ताकि वो अगली पीढ़ियों को भी यूज हो सके। इन्फ्लुएंस करिए। जो हम लोग बोरी में बनाया, पैसा नहीं था, हम लोग को प्यार था, प्यार में हम लोग ये छोटा चीज किया। आप थोड़ा सा इसको समाधान देके, सहयोग देके इसको थोड़ा पत्थर से बनाएगा तो बहुत अच्छा होता है ना। वो सारे चीज धीरे धीरे नदी का डायरेक्टली काम करने से, उसका ट्रिब्यूटरी जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स होते हैं उसमें काम करने से नदी को नुकसान कम पहुंचा सकते हैं। ये मेरा धन्यवाद सर। और जी, और किसी का कोई अपना सुझाव हो, सवाल हो तो अनम्यूट करके नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और आपकी मेहनत से रंग लाई। आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और आशा करते हैं कि ये आप मुहिम अपनी चलाए रहेंगे और औरों को भी जागृत करते रहेंगे। तो जैसा कि आपने उत्तराखंड में कहा कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपने कुछ एग्जाम्पल बताया भी। तो मैं भी उत्तराखंड से हूँ। तो असल में पहले जो हमारी जो जल संस्कृति थी उसको धीरे धीरे हम खो गए। हमारे जल को बहुत पवित्र माना जाता था। जल के नजदीक चप्पल, जूता ले जाना भी वर्जित था। सही बात। जल के जो स्रोत था उसके आसपास किसी को किसी तरह की गंदगी करने की
वो नहीं थी, और उसके नजदीक पेड़ पौधे बहुत लगाए जाते थे। तो धीरे धीरे हम हर चीज खो गए, हमने अपनी संस्कृति को खो दिया। तो उसी का कारण है। पहले जो जैसे पहाड़ों में ऊपर चाल होती थी, खाल होती थी और तालाब होते थे, तो ये स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। कहीं भी पहाड़ों के ऊपर आप चले जाएं तो वहां पे ऐसे स्ट्रक्चर्स जरूर मिलते हैं। और वही स्ट्रक्चर्स जो आपने कहा कि भाई नीचे जो प्लेन एरिया है उसको भी पानी से पानीदार, जैसे राजेंद्र जी बोलते हैं, पानीदार बना देते हैं। तो बहुत सुंदर आपने बात कही। तो ये हमें अवेयरनेस की, मुझे लगता है बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि जो हम आज अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, अपने जो पुराने जो तरीके हैं उनको सब भूल गए हैं। हम केवल अपने तक ही सीमित हो गए हैं। तो वो एक बहुत, क्योंकि जब हमें ये लगता है कि आज मेरा हो जाए बस, बाकी दूसरे का तो कुछ भी हो, मुझे क्या होगा। तो इसमें भी जैसे मुझे ये लगता है कि क्योंकि इसमें हम अगर अपने हिस्से का काम करें, अपने हिस्से का थोड़ा सा, जैसे मैं एक बात कहता हूँ हमेशा कि जो घर से पानी निकलता है, गंदा पानी निकलता है, अगर हम उसको वहीं पे अगर उसका ट्रीटमेंट कर लें, वहीं पे अगर हम उसको एक स्ट्रक्चर बना के, छोटा सा गड्ढा बना के अगर हम उसको डाल दें, तो वो निश्चित रूप से वो आगे गंदा करेगा ही नहीं। इसी तरह से हर कोई करे तो और उससे रिचार्ज भी होगा। तो ये मेरा ये मानना है कि अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, और आप जैसे लोगों की और ज्यादा लोगों की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस और शुभकामनाएं। नमस्कार। जो पहाड़ एरिया में गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, यहाँ पे जो पुराना वाला हमारा पूर्वज जो बनाया, वही वाटर बॉडीज को हम लोग वेरी केयरफुली साइंटिफिक वे में, वो जितना सिल्ट है उतना ही निकलना है, उसका ज्यादा अल्ट्रेशन नहीं करना है, ब्यूटिफिकेशन नहीं करना है, उसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। वो करने से बहुत नुकसान और भी ज्यादा पहुंच जाएगा। इसलिए वो जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स वगैरह हमने देखा नैनीताल, भीमताल, तलीताल में, उसमें पूरा कूड़ा कचरा फेंक के बंद कर दिया, उसको हटा के और उसको धीरे धीरे बदलाव लाएगा तो अच्छा है। मुझे पता है जब बर्फ गिरता है, जो पहाड़ का लोग इतना परेशानी रहता है, पानी का बहुत परेशानी रहता है। हमने देखा जो पाइपलाइन होते हैं वो भी बर्फ में जम जाता है। जब सूरज निकलते हैं, जो टपकते हुआ पानी में वो लोग खाना बनाते हैं। उनको पता है पानी का वैल्यू क्या है बोल के। जो पहाड़ में रहते हैं उनको पता है, जो राजस्थान डिजर्ट में रहते हैं उनको पता है। सो हम लोग को क्या है, लैविश जीवन निकल रहे, उससे बहुत नुकसान पहुंच रहे। हम लोग भी बहुत केयरफुली जीना जरूरी है, पानी को केयरफुली यूज करना है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कोई छेड़खानी उसमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और जहां जहां भी सरकारी स्कीम्स के द्वारा छेड़खानी हुई है, वहां वहां वो जो स्रोत है वो सूख गया है, क्योंकि उन्होंने उसके जड़ में कभी भी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो उससे स्रोत से काफी दूर बनाना चाहिए। तो ये हमने इसके लिए मुहिम चलाई थी काफी पहले, और हमने काफी सारे जो छोटे छोटे जो नाले वगैरह हैं उनको रिजुविनेट कराया था। इसके अलावा वहां पे काफी लोग हैं, जैसे जंगली जी ने एक जंगल बनाया है, जगत सिंह जंगली जी ने हरियाणा साइड में, और वहां पे जो पानी का स्रोत है वो दोबारा से रिजुविनेट हुआ। इस तरह से सब बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं तो एक जंगली जी का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही उपयोगी बात बताई है। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आनंद जी। मैं भी, जब उत्तराखंड की बात होती है तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से हूँ। और मैंने ये देखा कि दो तरह की व्यवस्थाएं हैं पानी की। एक थे हमारे धारा और एक है नौला। नौले की तो साइंस इतनी जबरदस्त है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने नीचे से कॉपर प्लेट्स भी लगाई हैं, और वो साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड है। तो कुछ ऐसे नौले हैं, मैंने खुद जाकर के देखा भी, और इसके पर लेख भी पब्लिश हुआ कि आज से 400 साल पहले जब कॉपर
मेटलर्जी की बात भी नहीं होती थी, मतलब ये बात की बात है, लेकिन उससे पहले भी ऐसे ट्रेसेस वहां पर कॉपर के मिले हैं कि वो पानी नीचे से जब आ रहा है किसी एक नॉले में, जो कि नीचे से पानी आता है, तो वो नेचुरली वहां से फिल्टर हो जाता है, और फिल्टरिंग होने के बाद उसमें उसकी शुद्धता बहुत बढ़ जाती है, इसमें बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, और वो नेचुरल तरीके से इसमें काम चल पाता है उसमें। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे पूर्वजों ने की हैं। तो ये नौले और धार है, और ऊपर से पर्वतीय क्षेत्र में जो पहाड़ी की जो टॉप एरिया है वहां पर खाल बनते हैं। खाल मतलब नेचुरल वाटर बॉडीज हैं जो कि रेन वाटर को हार्म करती हैं। तो ऐसे कई सारे खाल हैं, और जगह का नाम भी कई जगह पर खाल के नाम पर ही रखा गया है कि ये खाल, ये दूसरा खाल। ऐसे करीब 250-300 तो करीब एक डॉक्यूमेंटेशन हुआ था जो खाल बने हुए हैं, और प्राकृतिक रूप से वहां पर रिचार्ज होता था। लेकिन समय के उसमें ये देखते हुए कई बार उसमें दुर्दशा हो गई और वो नहीं हो पाए, लेकिन शायद फिर से अब उस पर हो रहा है। और हमने ये देखा कि खाली केवल अगर हम प्रोटेक्शन कर देते हैं अपने कैचमेंट एरिया का, ये नौला और धारा का, तो उसमें पानी की रिचार्ज की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। वेजिटेशन होने की वजह से जो स्लोप एरिया में भी जो नीचे डाउन साइड है वो ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाता है। लेकिन इस पर भी बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स पर्वतीय क्षेत्र में अभी हैं, जिसमें कि पूरे पहाड़ को सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक से डाउन स्ट्रीम की नदी को रेजुविनेट किया गया है। तो ऐसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये अपस्केल होने में इनकी इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं। ये डेडिकेटेड लोगों की जरूरत है जो कि इस काम को कई सालों तक करते रहे, पर्वतीय क्षेत्र के हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन जो ये आपके तालाब वाला काम है, मुझे लगता है कि ये इंस्टेंटेनियस रिजल्ट इसमें मिल रहे हैं, क्योंकि प्लेन टोपोग्राफी है और उसमें आपके स्ट्रक्चर्स बनाना आसान है, और उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट किया हुआ है एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस के आधार पर, मेरे ख्याल से वहां का जो ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर होगा वो वहां की जो इनटेक कैपेसिटी या लेक की कैपेसिटी के ऊपर निर्धारित होगा। उसमें कुछ एक परसेंटेज होगा, एक साइंटिफिक कैलकुलेशन होगा कि इतने एरिया के लिए इतना आपको स्ट्रक्चर चाहिए, इतना बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए। तो ऐसे ही चीजों को पर्वतीय क्षेत्रों में मुझे लगता है कि इस तरह से करने में केवल हम अगर जो खाल हैं जो पहाड़ के ऊपर रहते थे और जो कॉमन लैंड में हुआ करते थे, तो वहां पर इसको अगर हम करते हैं तो इसका फायदा मिल जाता है। और बाकी तो आपने केवल प्रोटेक्शन करना है, प्लांटेशन भी करने की जरूरत नहीं है। जो ग्रास है उससे ऑटोमेटिकली उसका रिचार्ज हो सकता है, और ऐसा मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फॉरेस्ट्री सेक्टर में काम किया था कई साल पहले। तो ऐसा देखा कि प्लांटेशन लगाने से अच्छा आपको खाली प्रोटेक्शन करके ही उसको मिल जाएगा। लेकिन सरकार के साथ जब हम काम करते हैं तो सरकार को लगता है कि इसमें तो ये तो कोई काम ही नहीं है, प्रोटेक्शन करना तो कोई काम नहीं है, अगर पेड़ लगाएंगे तो ये काम है। तो अब मनरेगा चूंकि आ गया है तो शायद इस तरह से चीजों को इसमें जोड़ते हुए जो चाल और खाल हैं उनकी डेप्थ बढ़ाई जा सकती है, उसको डीसिल्टिंग किया जा सकता है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन जब तक कि ये जन आंदोलन के रूप में नहीं होगा और सबकी सहभागिता इसमें नहीं रहेगी, केवल सरकार के भरोसे करना अपने आप में एक काफी मुश्किल काम है, और उसमें फिर और कई तरह की और समस्याएं हैं। तो इसको पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ कैसे हम इसको आगे ले जाएं, ये चिंता का विषय है, और ये अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए इस पर भी हमें शायद सोचने की जरूरत है। तो ये जो डिफिकल्ट एरियाज हैं वहां पर इस तरह की डिफिकल्टीज हैं। जो मैदानी एरिया है शायद वहां पर थोड़ी सी आसानी है, और मनरेगा के माध्यम से विशेष रूप से ये कार्य बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, और बाकी चीजों के माध्यम से। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आज हमें जन जागरूकता के माध्यम से ही हम सरकार के भरोसे ना बैठे, हम सबको जन जन को जल संरक्षण की स्ट्रक्चर बनाना है, और यही आज का इस युवाहार कार्यक्रम का आज हम सब सीख लेके जाते हैं कि हमको सबको सरकार के भरोसे नहीं बैठना है, और हमको अपने जन तक जन जागरूकता के काम, क्योंकि एक व्यक्ति भी नहीं कर सकता है, हम जो करेंगे करके दिखाएंगे, और मॉडल के रूप में जरूर बताना है ताकि लोगों को धन्यवाद। आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय
और आज क्या जो सदन में चर्चा हुई, मैं रमेश चंद्र मेहरा जी स्वागत करके और सदन का व्यक्त करके आज की योगार कार्यक्रम का समापन की ओर ले जाए। आदरणीय रमेश चंद्र जी। ओम। सदन को सादर नमन। आज की हमारे योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है जल संरक्षण के संबंध में। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और वो भविष्य में ऐसे काम और करें और जनता को साथ लेकर के इस बात को और प्रचार प्रसार करें, ऐसे हम आशा करते हैं। साथ ही आज सदन में उपस्थित आदरणीय पवन कुमार जी, राजश्री कुशवाहा जी, अजित कुमार सिन्हा जी, आनंद मलिंग जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, बने सिंह जी, डीडी शर्मा जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, इंजीनियर टोलीचंद जी, हेमंत सिसोदिया जी, कृष्णा महतो जी, कुलदीप उनियाल जी, पतंजलि फार्मर से जो हैं उनको भी सादर नमन, प्रदीप राज वर्मा जी, पुण्यकाम समर्थ जी, रघुवीर रावत जी, आज हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी भी जुड़े हैं। बहुत दिन में आप जुड़े हैं, उन्हें आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। रंजना किन्हेकर जी, रवि आदित्य जी, शरद वर्मा जी, उमा शंकर प्रसाद जी, विनोद भट्ट जी और योगाहार ARC और जो लोग लेफ्ट हो गए हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कल हम फिर सब मिलेंगे। आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। ओम। ओम जी। ओम जी। जी। ओम जी भाई साहब। जी ओम जी। आप जगह आवाज नहीं आ रही थी। स्वागत है, बताइए। धन्यवाद सभी को, सादर प्रणाम। कल मिलते हैं। ओम। सभी को ओम। ओम। सभी को सादर प्रणाम। सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज आप धरती माँ का सेवा में आपका योगा आरोग्य योग आहार का साथ और धरती माँ के लिए आपने सुबह सुबह टाइम स्पेंड किया। थैंक यू सो मच। नमस्ते। जी। ओम वर्मा जी। ओम। ओम। कितने बजे निकलने का अपना है आज? मैं तो आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। सुनो, मैं यहाँ से सीधा इटारसी आ रहा हूँ। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बस 5 मिनट। जी। है ना? तो अपन किरण कहाँ मिल जाए? जी। शरद भैया कहाँ पे तैयारी हो रही है? कहाँ की तैयारी हो रही है? आज हम आपके क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। हेलो। आपके क्षेत्र में जा रहे हैं मोनिका की फली लेने। उधर कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके पास आ रहा हूँ। वो छत पे आप बैठे थे ना। अब आप आ ही नहीं रहे, छत से उतरे आए हम। अरे वो सोलर वाले को लेके आ रहा हूँ यार आज इसको। कब आ रहा है वो? वो वहां से टेमा गांव से भी निकलने में है। तो अब हम तो निकलने की अच्छा तो फाइनल करो भाई। नहीं तो कितने बजे निकलेंगे? क्या शेड्यूल है आपका? थोड़ा सा बता देते मुझे। तो हम तो अभी निकल रहे हैं। आप बताओ नहीं, हम रुक जाएं? आप लेट निकले। जैसा आपको। नहीं तो जाना कहाँ है? डेस्टिनेशन क्या है? शेड्यूल थोड़ा सा तो उस हिसाब से। आपका भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन तो ड्राइवर आदमी है, वो साहब से पूछो कहाँ ले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया ऐसा मत कहो भाई। जहाँ बोलते जाएंगे वहाँ गाड़ी चलते जाएगी।
हेलो। हाँ तो मेरा जी कहाँ ले जा रहे हो? पर भैया ऐसा है, ओ हाँ शरद जी को चाहिए वो बड़ा वाला भील, बड़ा है ना, वाला बेल। हाँ भील भील। तो वो बड़ा खाल से जा रहे हैं। वो बील का पौधा लेने। हाँ जी अरे यार शरद भैया का जब वही है, नॉन टेक्निकली सारे काम होते हैं। जो काम 2 रुपए में हो सकता है उसमें 2000 काहे खर्च करना है? क्यों, क्या हो गया? समझ लो है। अरे अरे पितामह भीष्म को प्रणाम हाँ करो और हाँ? तो अरे अच्छी बात है ना। हाँ तो उतना परेशान क्यों हो? मेरा रूट वही है कितने पौधे लाना है? झूठ बोलो। कितने पौधे 11 लाना है? 11 11 पौधे चाहिए। 11 पौधे तो 10 आते टाइम में डाल लाऊंगा। ठीक है, तो हमें तो पौधे चाहिए साहब। हाँ हाँ तो हाँ उसके लिए काहे को जी परेशान हो रहा है? अरे यार गुरुदेव, मेहरा साहब हमारे पितामह भीष्म को बोलो कि थोड़ा लागत कम करे। अभी क्या हर प्रोजेक्ट में कॉस्ट। नहीं नहीं, हमारा हमारे लागत बढ़ाने का हमारा कोई वो नहीं है। कि अब हमें जानकारी नहीं है तो हमने तो कहा भैया भाई मिल रहा है तो हमने कहा ले आए, है साढ़े ना। 8 बजे दुनिया से दिन का हाँ 5 बजे रात को सो रहे गुरु जी अच्छा। और रघुवीर जी, आप जैसा बहुत महत्वपूर्ण जो है वो तो कक्षा में कभी कभी उपस्थित हो जाते, वो जरा था वो हो जाता है, कभी कभी देख लिया करो तू थोड़ी गाली बता कक्षा बताता हूँ तेरे को। है ना। आज की कक्षा तो नहीं बहुत महत्वपूर्ण थी, इससे नहीं पहले भी बहुत। रात में 8 बजे बहुत भी हर बहुत बढ़िया थी आज। साढ़े 8 बजे तक सब काम पे लगे और रात में यही सो रहे हो। अरे भैया सुनते लो और जेब में रख लो, काम करते रहो। काम को कौन मना कर रहा। आसन मासन करो तो मोबाइल गिर जाएगा, इसमें क्या करना। तो रमेश सर, आप घर तो आ रहे हो ना, कि नहीं घर भी नहीं नहीं आ रहे? अब क्या करेंगे, आके फिर कभी आएंगे, है ना। वो जो है ना, चलिए चलिए। वो जो मैंने भेजा है आपके पास, वो उसको देख लें, फिर वो सज्जन आएगा तो फिर उसको लेके आऊंगा मैं, ठीक है, ठीक है सर, है ना। ठीक। और क्या, जी जब ये जी अपना काम हो जाएगा तो फिर अपन क्यों उसमें और वो समय, है ना। जी 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 जी। ओम ओम। ओम सर।